जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। वंदे मातरम। तो कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो? तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा वापस फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट सॉलिड स्टेट, जिसका हम 7 नंबर लेक्चर को आज डिस्कस करेंगे। तो आते हैं क्या पढ़ेंगे आज इसके बारे में। अब तक हमने क्या पढ़ लिया था? तो सबसे पहले लेक्चर फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि सॉलिड सॉलिड क्यों है, लिक्विड लिक्विड क्यों है, गैस गैस क्यों है, क्या होता है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, क्या होता है थर्मल काइनेटिक एनर्जी, इसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद लेक्चर सेकंड में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, सॉलिड की प्रॉपर्टी देखी थी। फिर हमने लेक्चर थर्ड में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, जिसमें हमने सॉलिड को ज्योमेट्री के बेसिस पे टू टाइप के क्लासिफिकेशन पढ़ा था। उनको दो प्रकार से क्लासिफाइड किया था, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। फिर हमने कहा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी और एमोर्फस सॉलिड में हमने पढ़ा था आइसोट्रोपिज्म और एनआइसोट्रोपिज्म को भी पढ़ा था। उसके बाद में हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को फर्दर आगे पढ़ा था और उसमें हमने उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड को किसके बेसिस पे, उनके बीच लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बीच में और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेसिस पे कितने चार टाइप का पढ़ा था। कौन कौन से? एक मॉलिक्यूलर सॉलिड, फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड को तीन टाइप के पढ़े थे। कौन कौन से? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। उसके बाद में हमने एक पढ़ा था आयोनिक सॉलिड, फिर हमने पढ़ा था मेटेलिक सॉलिड और फाइनली हमने पढ़ा था कोवलेंट सॉलिड। और कोवलेंट सॉलिड में हमने पढ़ा था डायमंड और ग्रेफाइट को पढ़ा था। क्लियर? अब आगे हम पढ़ेंगे। आगे हमने पहले दिन भी बात की इंट्रोडक्शन में, जब मैंने बताया था ये टॉपिक पढ़ने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लेटिस और यूनिट सेल क्या होती है, क्रिस्टल लेटिस क्या होता है और यूनिट सेल क्या होते हैं। तो इसको पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आते हैं। और क्रिस्टल लेटिस और यूनिट सेल, अब जो भी आगे पार्ट पढ़ेंगे वो हम सब किसके लिए पढ़ेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। क्यों? क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ट्रू सॉलिड, और हमें तो कौन सा ठोस पढ़ना है? जो ठोस सही हो, ट्रू हो। क्योंकि ये एमोर्फस सॉलिड क्या है? स्यूडो सॉलिड है। तो हम कौन सा पढ़ेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए पढ़ेंगे। अब जो भी पढ़ेंगे तो आज हम पढ़ेंगे, आज हमारा टॉपिक होगा और आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉरी क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिट सेल। किसके लिए पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, इनके लिए पढ़ेंगे। तो आते हैं, सबसे पहले बात करेंगे क्रिस्टल लेटिस की, क्या होता है। बात करेंगे किसकी? क्रिस्टल लेटिस की। इसका नाम होता है हिंदी में भी क्रिस्टल जालक। लेटिस का मतलब जालक। क्लियर? यूनिट सेल का मतलब होता है एकक कोशिका और क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टल लेटिस किसे कहते हैं? तो आय किसे कहते हैं? अगर मैं बोलूं क्रिस्टल जालक किसे बोले, तो मैं बोलूं कि किसी क्रिस्टल ठोस में अवयव कणों जैसे अणुओं, परमाणुओं, आयनों की त्रिविम में निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था को ही क्या कहते हैं? क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों अवयव कणों में कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे अणुओं, परमाणुओं, आयनों की त्रिविम में निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था उस क्रिस्टलीय ठोस का क्रिस्टल जालक कहलाता है।
क्रिस्टल जालक कहलाता है। ये हुई इसकी डेफिनेशन। क्या है कि क्रिस्टल या ठोस में अवयव कणों, अणुओं, परमाणुओं या आयनों की त्रिविम में निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था क्या कहलाएगी? उस क्रिस्टल का क्रिस्टल जालक कहलाएगा। क्लियर? इसका मतलब क्या है कि किसी भी ठोस के अवयव कणों को अगर मैं थ्री डायमेंशनली अरेंज करूं, त्रिविम में अरेंज करूं, तो जो अरेंजमेंट से जो सीक्वेंस बनेगी वो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? उस ठोस का क्रिस्टल जालक कहेंगे। तो मानो एक डायग्राम बना रहा हूं, रफली आप समझना कि मानो कि ये गोले हैं, कुछ ऐसे लगे, ये प्रत्येक गोला एक अवयव कण को निरूपित करता है। अगर मैं इन्हें त्रिविमीय रूप से अरेंज करूं, कुछ ऐसे अरेंज करूं कि मानो इस गोले के पीछे भी गोले, आगे भी, यानी एक्स वाई एंड जेड तीनों एक्सिस पे ये गोले लगे हैं और दिखाई दे रहे हैं। हम टू डायमेंशनल रिप्रेजेंट कर सकते हैं बोर्ड के किसी भी तल पर, तो ये मानो कि थ्री डायमेंशनली अरेंज है। तो इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था क्या बोलेंगे? हम उसका क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। उसका क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। क्लियर? अगर मैं प्रत्येक अवयव कण के एक बिंदु से रिप्रेजेंट करूं, प्रत्येक अवयव कण को मैं एक बिंदु से रिप्रेजेंट करूं, ये तो एक नॉर्मली रफ डायग्राम है। अब मैं क्रिस्टल लैटिस का ओरिजिनल डायग्राम बनाएंगे कि अगर मैं प्रत्येक अवयव कण को एक पॉइंट से बनाऊं, तो ये मानो कि ये एक अवयव कण है, इसके सेंटर को मैंने कैसे पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया और इस टोटल को मैंने क्या बना दिया? पॉइंट बना दिया। मैं ये ऐसे कह रहा हूं कि इस पॉइंट के चारों तरफ एक गोला है ऐसा, तो इसको मैंने क्या कर दिया? पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया अवयव कण को। तो फिर मैं क्रिस्टल लैटिस को कैसे बनाऊंगा थ्री डायमेंशनली बोर्ड पे? तो देखें कैसे बनाएंगे क्रिस्टल लैटिस। तो ओरिजिनल क्रिस्टल लैटिस की संरचना कुछ ऐसी बनेगी कि आपको बनाना है, स्टूडेंट को बनानी नहीं आती, वो सीख लो क्रिस्टल लैटिस को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? किसी क्रिस्टल लैटिस बनाने के लिए मुझे करना है क्या है? मुझे कुछ नहीं करना है कि मुझे 9 गोले बनाने हैं, है ना, जिनका साइज सेम हो और उनके बीच में डिस्टेंस भी सेम हो। अच्छे से बनाना, 9 गोले बनाने। ये बना लिए मैंने, थोड़ा डिस्टेंस और कर देता हूं। ऐसे 9 गोले बनाने। अब ये देखो क्रिस्टल लैटिस को मैं थ्री डायमेंशनली कैसे बिंदुओं से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसी क्रिस्टल के अगर इसको मैंने बिंदुओं से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कैसे प्रेजेंट करूंगा? क्लियर? ये गोले बना लिए। अब मैं गोले क्या कर रहा हूं कि इनके जो अवयव कण इनको दूर दूर करके देख रहा हूं कि कैसे अरेंज है। जबकि रियल में क्या होता है कि ठोस के अवयव कणों के बीच में जो अंतराणु दूरी नगण्य होती है, बहुत कम होती है। परंतु क्या है कि मैं इसे क्रिस्टल में अरेंज करने के लिए आपको बता रहा हूं कि ये कैसे व्यवस्थित है, तो इसे थोड़ा जूम करके बता रहा हूं, जिसके कारण ये इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या है मैं बड़ी बता रहा हूं। अब मैं क्या करूं कि इनके हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इन गोलों को जोड़ दूं ऐसे। ऐसे जोड़ दिया। इन्हें भी जोड़ दो, जोड़ दिया। अब इन्हें जोड़ने के बाद ये थोड़े गोले छोटे मोटे हैं पर आप इक्वल साइज के बनाना। अब मुझे क्या करना है कि इस गोले के 45 डिग्री एंगल पे दूसरे गोले बनाने, नो सेम टाइप से। इसका 45 ये, इसका 45 ये, इसका 45 ये यहाँ पे होगा, 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 इसका 45 ये यहाँ पे होगा। क्लियर? अब इन्हें वापस में क्या कर दूं? इन्हें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जोड़ दूं, ये जोड़ के। अब वापस आपको क्या करना है? थर्ड बार भी
वापस ही 9 गोले बनाने। अब इनके 45 डिग्री एंगल पे आपको 9 गोले बनाने हैं, सेम ही डिस्टेंस के, सेम ही टाइप से, जैसे इसका 45 ये होगा। अब इनकी बारी, इनका ये, इनका ये, इनका ये, अब इनकी बारी, इनका ये, इनका ये और इनका। अब क्या करना है, वापस इन गोलों को जोड़ देना है। ये लो जोड़ दिया, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। कहाँ रह गए, ये रहे ना। जोड़ दिया, क्लियर। अब हमें क्या करना है कि इन गोलों को आपस में जोड़ देना है, सीधी लाइन से या तिरछी लाइन से। ये सीधी लाइन से इनको जोड़ दो। जोड़ दिया। अब हमारे पास जो संरचना बनी है, ये संरचना क्या है कि क्रिस्टल लेटिस है। तो ये क्या है, क्रिस्टल लेटिस। अब इसके अकॉर्डिंग मैं क्या डेफिनेशन लिखूंगा कि अगर इसको मैं अगर पॉइंट से रिप्रेजेंट करूं तो भी सही है, और इसको ऐसे गोले बनाऊं तो भी सही है। तो इसको अब मैं क्या करूं, इसकी सुंदरता के लिए इन गोलों को फिलअप कर देता हूं। आपको गोलों को साइज सेम रखना है, डिस्टेंस भी सेम रखनी, डायग्राम बहुत अच्छा बनेगा जिससे। ये बना क्रिस्टल लेटिस। अब इस क्रिस्टल लेटिस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसकी परिभाषा कि किसी क्रिस्टल या ठोस में अवयव कणों को अवयव कणों को त्रिविम में एक दूसरे के सापेक्ष बिंदुओं द्वारा व्यवस्थित करने पर प्राप्त, इन्हें बिंदुओं द्वारा प्रदर्शन करने पर प्राप्त व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाती है। ये एक और लैंग्वेज हो गई। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयव कणों को त्रिविम में एक दूसरे के सापेक्ष बिंदुओं में प्रदर्शित करने को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय जालक बोलते हैं, क्रिस्टल जालक बोलते हैं। क्लियर बात, यही हमारी क्रिस्टल जालक की परिभाषा। तो क्या बता कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयव कणों की त्रिविम में निश्चित व्यवस्था को उस क्रिस्टल ठोस का क्या बोलेंगे, क्रिस्टल जालक बोलेंगे। या किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयव कणों को त्रिविम में एक दूसरे के सापेक्ष बिंदुओं में व्यवस्थित करने की व्यवस्था ही क्या है, क्रिस्टल जालक है। तो ये हमारे पास बना क्रिस्टल जालक। क्लियर। अब देखते हैं क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण। तो आप पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण। तो क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण देखते हैं। अभिलक्षण देखेंगे किसके, क्रिस्टल लेटिस के। क्या क्या अभिलक्षण है, तो देखते हैं अभिलक्षण कौन कौन से होंगे। तो पहली बात करूं, क्या बात करूं, तो पहली है कि क्रिस्टल जालक एक त्रिविमीय व्यवस्था है। क्लियर। तो क्रिस्टल लेटिस एक
त्रिविमीय व्यवस्था है। दूसरी बात करें क्या है कि क्रिस्टल जालक में प्रत्येक अवयव कण को क्या बोलते हैं? जालक बिंदु बोलते हैं। तो ये अवयव कण है, इसका नाम क्या? जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। तो दूसरा पॉइंट, क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल लैटिस में प्रत्येक अवयवी कण को जालक बिंदु कहा जाता है। तीसरा प्रत्येक जालक बिंदु अणु, परमाणु या आयन को निरूपित करता है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि ये जो प्रत्येक जालक बिंदु है, ये क्या हो सकता है? हो सकता है ये अणु हो सकता है ये परमाणु हो, और हो सकता है ये आयन हो। तो किसको निरूपित करता है? जालक बिंदु अणु को, परमाणु को या आयन को निरूपित करता है। तीसरी बात। चौथा पॉइंट इसका यहां लिख देता हूं। चौथा पॉइंट क्या लिखूंगा कि अगर मैं जालक बिंदुओं को एक सीधी रेखा से मिलाऊं, अगर मैं सभी जालक बिंदुओं को एक सीधी रेखा से मिलाऊं, तो मुझे क्या प्राप्त होगा? क्रिस्टल लैटिस प्राप्त होगा। तो लिखते हैं कि सभी जालक बिंदुओं को एक नियमित क्रम में सीधी रेखा से मिलाने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। क्लियर? तो ये हुई बात किसकी? क्रिस्टल लैटिस की। तो क्रिस्टल लैटिस में क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन में क्या है? क्रिस्टल ठोस में अवयव कणों, अणुओं, परमाणु या आयनों की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था उस क्रिस्टल ठोस की क्या बोले कि क्रिस्टल जालक, या यहां तक ही लिख सकते हो क्रिस्टल व्यवस्था उसकी नियमित जो त्रिविम में निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था क्या है? क्रिस्टलीय जालक है। दूसरी बात, जब हमने इसको क्रिस्टल लैटिस, आपको अगर क्रिस्टल लैटिस बनाना है 2 नंबर का है, तो अगर डायग्राम बनाना हो तो यही बनाओगे, ये डायग्राम नहीं बनाओगे। ये रफली आइडिया दिया मैंने आपको, है ना? मैंने क्या किया कि इनके अवयव कणों को दूर रख के ऐसा लैटिस बनाया है। अगर इनको पास रखोगे तो ऐसा ही कुछ बन जाएगा। क्लियर? जब मैं इनको एकदम पास ले आऊं तो कुछ ऐसी ही व्यवस्था बन जाएगी। क्लियर है? अब दूसरी क्या पड़ी थी कि हमने कि किसी क्रिस्टल में अवयव कण को त्रिविम में एक दूसरे के सापेक्ष बिंदुओं द्वारा रिप्रेजेंट करना या बिंदुओं द्वारा निरूपित करने की व्यवस्था क्या है? बिंदुओं द्वारा निरूपित करने की व्यवस्था क्या है? क्रिस्टल जालक है। फिर क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण देखिए क्या होना चाहिए? क्रिस्टल जालक की एक त्रिविमीय व्यवस्था है। पहली लाइन में है कि यह त्रिविम में निश्चित ज्यामिति। दूसरी, क्रिस्टल लैटिस में प्रत्येक अवयव कण क्या कहलाएंगे? लैटिस पॉइंट जालक बिंदु कहलाएंगे। प्रत्येक जालक बिंदु किसको निरूपित करते हैं? अणु, परमाणु या आयन को। क्लियर? चौथी, अब इन जालक बिंदुओं को एक निश्चित क्रम में सीधी रेखा पर मिलाने पर क्या मिलता है हमारे पास? ये पूरा क्रिस्टल लैटिस बनता है। तो ये हुई क्रिस्टल लैटिस की बात। कोई दिक्कत नहीं? तो आते अब यूनिट सेल पे। क्या है एकक कोष्टिका? यूनिट सेल
यूनिट सेल क्या है? हिंदी में इसे बोलते हैं एकक कोशिका। एकक कोशिका क्या है? यूनिट सेल या एकक कोशिका। समझना कि किसी क्रिस्टल जालक का, यानी कि किसी क्रिस्टल का वह सबसे छोटा भाग जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो। क्लियर? यानी किसी क्रिस्टल या ठोस का वह सबसे छोटा भाग जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण, तो वो उस क्रिस्टल की क्या कहलाएगी? यूनिट सेल कहलाएगी। क्लियर? तो लिखें, क्रिस्टल ठोस का वह सबसे छोटा भाग जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, कि क्रिस्टल जालक की वह एकांक इकाई जो क्रिस्टल जालक के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। या वह छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल जाल का निर्माण करे। अपनी पुनरावृत्ति द्वारा। परिभाषा क्या है एकक कोशिका की? कि क्रिस्टल ठोस का वह सबसे छोटा भाग जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण, यानी कि ऐसा कौन सा भाग है इस क्रिस्टलीय जालक में जिसकी बार बार रिपीटेशन के कारण ये संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ। या वह एकांक इकाई या सबसे छोटी इकाई, जो क्रिस्टल जालक का निर्माण के लिए उत्तरदायी होगी। तीसरी बात, वह छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करे अपनी पुनरावृत्ति द्वारा। बात एक ही है, लिखने का तरीका अलग है। मेन मुद्दा क्या है कि सबसे छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो देखते हैं कि इसमें सबसे छोटा भाग कौन है जो संपूर्ण क्रिस्टल के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो मैं इस लैटिस को देखूंगा तो मुझे दिखेगा कि ये वाला भाग है ना, जिसे मैं डार्क कर रहा हूं और ज्यादा, ये वाला भाग, ये दिखाई दे रहा है कि बार बार क्या हो रहा है, पुनरावृत्त हो रहा है। अब इन्हें मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा इसे ब्लर कर रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए, इसकी यूनिट सेल आपको पता चल जाए। दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट हो रहा है ना। तो इसको मैं अगर ऐसे बाहर निकालूं इसको, तो आप देखोगे कि संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण कुछ ऐसी एक इकाई द्वारा हो रहा है, कुछ ऐसी एक इकाई है, कुछ ऐसा छोटा से छोटा भाग है, ऐसा भाग है। ये वाला भाग,
ये वाला भाग क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ये एक इसके पीछे ये इधर, ये इधर, ये इधर, 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 ये सारे तरफ से क्या है, ये वाला भाग है ना। तो ये इसकी क्या होगा, यूनिट सेल होगी। इस क्रिस्टल लैटिस की ये वाली क्या है, इसकी यूनिट सेल। तो इसे मैं लिख दूं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल कौन सी हो गई कि वह छोटा सा भाग जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो। तो यूनिट सेल के बारे में बात हो गई, क्लियर। अब यूनिट सेल के अभिलक्षण कौन से हैं, तो वो लिखेंगे यूनिट सेल के अभिलक्षण। तो यहां लिख दूं, है ना, यूनिट सेल के अभिलक्षण। क्या विशेषता यूनिट सेल की, तो पढ़ते हैं। पहले यूनिट सेल क्या है, क्रिस्टल जाल का सबसे छोटा भाग। तो यूनिट सेल एकक कोशिका क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा पुनरावृत्त भाग है। जिसकी क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रही है, पहला अभिलक्षण। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसके लिए। दूसरा क्या लिखोगे कि इसका चुनाव कोई स्पेशल थोड़ी किया हमने, यानी ऐसे लग रहा था कि ये वाला पार्ट बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे इसके लिए, तो भाई साहब इसका चुनाव अद्वितीय नहीं होता, कोई स्पेशल नहीं होता। यूनिट सेल का चुनाव अद्वितीय नहीं होता, देखने से ही पता चल जाता है। तीसरा, एक बार यूनिट सेल इसे बना लेना, आप इसे रफ कर रहा हूं, इधर बना देता हूं, इस यूनिट सेल को इधर बना देता हूं। तीसरा क्या लिखोगे, तीसरा लिखोगे कि यूनिट सेल के गुण संपूर्ण क्रिस्टल के गुण को निरूपित करता है। यानी कि ये यूनिट सेल का जो गुण है ना, अगर आपने यूनिट सेल को पढ़ लिया तो इसका मतलब आपने किसको पढ़ लिया, संपूर्ण लैटिस को पढ़ लिया, संपूर्ण क्रिस्टल को पढ़ लिया। यानी कि यूनिट सेल को पढ़ो चाहे क्रिस्टल जालक को पढ़ो, एक बराबर। यानी यूनिट सेल या अथवा एकक कोशिका गुण यूनिट सेल के गुण ठोस के गुण माने जाते हैं। क्लियर। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या लिखोगे अभिलक्षण में। अब इस यूनिट सेल को प्रदर्शित करने के लिए हमें 3 अक्षों की जरूरत पड़ेगी। तो यूनिट सेल के निरूपण के लिए 3 अक्षों की आवश्यकता होती है। ये देखो, ये अक्ष भी चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, एक्स चाहिए, वाई चाहिए और जेड एक्स चाहिए। तो आगे इसको पैरामीटर में पढ़ाऊंगा, ये लिख रहा हूं बस। यूनिट सेल की अभिव्यक्ति हेतु 3 अक्षीय विमाओं की आवश्यकता होती है। कितनी? 3 अक्षीय विमाओं की आवश्यकता होती है। अगर मैं इसे एबीसीडी से रिप्रेजेंट करूं तो इसे ए, इसे बी और इसे सी लिखा। क्लियर। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है
क्या होते हैं कि किसी क्रिस्टल या ठोस में, किसी क्रिस्टल या ठोस में अवयव कणों की व्यवस्था के आधार पर 7 प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। कितने? 7 प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। इन 7 प्रकार के क्रिस्टल जालकों में 14 प्रकार की जालक व्यवस्था संभव है, जिन्हें हम ब्रेब्स जालक या ब्रेब्स यूनिट में पढ़ेंगे। क्लियर? जिन्हें हम ब्रेब्स जालक बोलेंगे। ब्रेब्स क्यों बोला? कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, साइंटिस्ट ब्रेब्स, जिसके नाम पे उन्होंने ये 14 व्यवस्था की खोज की। क्लियर? तो एक पॉइंट लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट में लिख दो, जो आगे हम पढ़ेंगे। क्या है कि अवयव कणों की व्यवस्था के आधार पर 7 क्रिस्टल जालक संभव है, जिससे इन 7 क्रिस्टल जालक से, जिससे 14 जालक व्यवस्थाएं, इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, व्यवस्था जिनसे 14 जालक व्यवस्था बनती है। इन 14 जालक व्यवस्थाओं को इन 14 जालक व्यवस्थाओं को ब्रेब्स जालक कहते हैं। इन्हें ब्रेब्स जालक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी किसने खोजा था? गणितज्ञ ब्रेब्स ने इन जालक व्यवस्था के बारे में बताया था कि ऐसे ऐसे ये जालक व्यवस्था बनती है, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया? उसके याद में ब्रेब्स जालक रख दिया था। कोई डाउट? कोई नहीं? आते यूनिट सेल का अभिलक्षण। यूनिट सेल सबसे क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा भाग है, जो बार बार पुनरावृत्त होता है। तो मैंने लिखा कि यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा पुनरावृत्त भाग है। हो रहा है? दूसरा, इसका चुनाव कोई स्पेशल नहीं होता, यानी कि यूनिट सेल का चुनाव अद्वितीय नहीं होता। तीसरा, अब इस यूनिट सेल के गुण हैं वो संपूर्ण क्रिस्टल के गुण माने जाते हैं, यानी ये इनके गुण ही तो मिलकर संपूर्ण क्रिस्टल बना है, तो यूनिट सेल के गुण संपूर्ण क्रिस्टल के गुण को निरूपित करता है, अर्थात यूनिट सेल के गुण ठोस के गुण माने जाते हैं। चौथा, यूनिट सेल की अभिव्यक्ति के लिए 3 अक्षों की आवश्यकता होती है, तो ये 3 अक्ष की आवश्यकता होती है। क्लियर हुआ? उसके बाद एक स्पेशल पॉइंट लिखा कि अवयव कणों की व्यवस्था के आधार पर 7 क्रिस्टल जालक संभव है, जिनसे 14 जालक व्यवस्था बनके, इन 14 जालक व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? ब्रेब्स जालक बोलते हैं। आई बात? कोई दिक्कत? तो आगे चलते हैं। तो यहां तक हो गई। तो अब ये यहां तक होने के बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या कि यूनिट सेल के पैरामीटर पढ़ेंगे और यूनिट टाइप ऑफ यूनिट सेल को पढ़ेंगे, वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कल मिलते हैं वापस इसके आगे के पार्ट को लेके, यूनिट सेल को लेके। तो थैंक यू। और जो भी डाउट आए तो वो डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ ले, ताकि हम आपको जल्दी से जल्दी आपका आंसर दे पाए और सारे अपने नोट्स बनाओ कंटिन्यूअली। तो आज के लिए बस ठीक है।